administration of Mehri University, especially the HOD and the director, and I am not seeing here Mr. Abdul Rashid. I know the pain of administration and organizing such huge workshops in which we have national, international, very busy and very engaging speakers. लेकिन यही ब्यूटी होती है कि हम जब मेहनत करते हैं तो हमारे पास एक गुलदस्ता आता है और हम हर तरह के ओपिनियन को सुनते हैं। जैसे आपने डिफरेंट स्पीकर्स को सुना, तो मैं बहुत प्रो इस्लामिक बैंकिंग हूँ और इस्लामिक बैंकिंग का दाई हूँ, तो आपको मेरी पूरी बैंक के अंदर इस्लामिक फाइनेंस एंड बैंकिंग नज़र आएगी और उसको हम फैक्ट्स एंड फिगर से प्रूव करेंगे कि उसमें कितना पोटेंशियल है और कितनी ज़रूरत है रिसर्चर्स की। लेकिन एक डिस्क्लेमर मैं दे दूं कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अगर इनमें से कोई भी इस उम्मीद के साथ बैठा हुआ है कि मैं उनको कोई रिसर्च टॉपिक बताऊंगा या थीसिस का कोई टाइटल बताऊंगा, तो इस उम्मीद को अभी ख़त्म कर दें, क्योंकि उम्मीद टूटती है तो बहुत अफसोस होता है। तो हम बिलीव करते हैं कि रिसर्चर तो वो होता है जो डिस्कवरर होता है, जो खुद डिस्कवर करता है। अब मैं आपके सामने पूरी इंडस्ट्री को रखूंगा और इंडस्ट्री से आपने खुद ही जो है वो देखना होगा कि वेयर इंडस्ट्री इज मूविंग एंड हाउ आई कैन कंट्रीब्यूट इन दिस मूवमेंट। ठीक है, तो गोइंग फॉरवर्ड, इस्लामिक फाइनेंस अ ग्लोबल एकेडमिक अपील। देखिए, इस्लामिक फाइनेंस में हम देखते हैं कि एकेडमिक की कितनी ज़रूरत है। क्या इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस में एकेडमिक रिसर्च हो रही है? तो हमारे सामने फिगर्स हैं। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड को देखें कि 1982 में इस पे एकेडमिक रिसर्च शुरू हुई और 2020 में अगर हम सिर्फ देखें तो टोटल 315 क्वालिटी रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं, जिनमें जो है 242 पेपर्स 2015 से हुए हैं। यानी आप देखिए कि मोर देन आपके 70% जो है वो 2015 के बाद एकेडमिक्स इसकी तरफ राग़िब हुए हैं और 406 ऑथर्स ने लिखे हैं, 280 इंस्टीट्यूट से हैं और 57 कंट्री से। तो डेमोग्राफिकल आपको डिफरेंस भी नजर आया। तो एक चीज जो कही जाती है ना कि इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस में मुसलमान सिर्फ रिसर्च कर रहे, नहीं, बल्कि ये स्टडी जिसका मैंने लिंक दिया है आपको, इसके अंदर हम देखते हैं कि तमाम बिलीफ से ताल्लुक रखने वाले लोग जो है वो इस पर रिसर्च कर रहे हैं। इन 406 ऑथर्स में से नॉन मुस्लिम भी हैं। तो ये एक ग्लोबल नीड है, ग्लोबल चैलेंज है जिस पर मुसलमान और गैर मुस्लिम सब काम कर रहे हैं। तो हर सेक्ट का बंदा काम कर सकता है। आपको मैं इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि अभी जब आगे हम देखेंगे कि दो ममालिक ऐसे हैं जिनमें 100% इस्लामिक बैंकिंग है, एक सूडान है और एक ईरान है। अब ईरान, अब एक वेल एस्टेब्लिश शिया स्टेट है और सूडान सुन्नी डोमिनेंट कंट्री है, लेकिन इस्लामिक बैंकिंग के अंदर आके इनके अंदर भी आपको जो है ना पॉइंट ऑफ कॉमन चीजें नजर आ जाती हैं। तो इस सेक्ट से भी बालातर होकर, रिलीजियस से भी बालातर होकर इस्लामिक बैंकिंग को लोग जो है ना एज अ फाइनेंशियल इंडस्ट्री तौर पर देख रहे हैं। तो इसमें डिमांड जो है मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम बोथ कंट्रीज में है। अगर मैं आपके सामने एक रिपोर्ट प्रेजेंट करूं, इस्लामिक फाइनेंस डेवलपमेंट रिपोर्ट, अगर आप इसको देखें तो इसके अंदर ये बहुत अहम रिपोर्ट है जो 2021 में क्या इकोसिस्टम था, इस्लामिक फाइनेंस दुनिया में कितना चल रहा था। तो $4 ट्रिलियन के इस्लामिक फाइनेंस पहुंच चुकी है। तो एक इंडस्ट्री $4 ट्रिलियन की हो और उसके अंदर भी आपको रिसर्च का टॉपिक ना मिल रहा हो, और उसके अंदर अगर हम देखें लास्ट इसमें आप सेक्शन देखें, इसमें हमने स्लाइड में मेंशन किया कि नॉलेज क्या है। तो इस्लामिक फाइनेंस के जो प्रोवाइडर्स हैं दुनिया में, वो 880 इंस्टीट्यूट हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा अगर आप देखें तो इस्लामिक फाइनेंस के रिसर्च पेपर्स जो हैं 2021 में सिर्फ 3,500 पेपर प्रोड्यूस हुए हैं। तो अभी मैं ब्रेक में भी बात कर रहा था कि इस्लामिक फाइनेंस के लिहाज से आप कन्वेंशनल फाइनेंस के जर्नल्स में भी पेपर देते हैं तो W कैटेगरी में स्कोपस एंड वेब ऑफ साइंस के पेपर्स में पब्लिश हो जाता है। बिकॉज इस्लामिक फाइनेंस जो है, जैसे मैं भी बात कर रहा था, एक साहब ब्रेक में मिले कि भाई पेपर हमारे पब्लिश नहीं हो रहे, तो मैंने कहा अभी हमने को ऑथर भी इसी मजलिस में बैठे हुए, हमने अपने ब्लॉकचेन पे एक आर्टिकल पेश किया और विद इन फ्यू मिनट्स वो वेब ऑफ साइंस और W कैटेगरी में पब्लिश हो गया। बिकॉज ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर अगर आप लिखते हैं और इमर्जिंग फाइनेंशियल ट्रेंड पे आप लिखते हैं
तो गोरा भी इसको अडॉप्ट करता है कि यार ये अभी नई इस्लामिक में नई फील्ड आ रही है, तो इसको अडॉप्ट करना है। तो ये रिसर्चर्स के लिए बहुत अच्छा एक मौका है कि अगर इस पे काम करें, क्योंकि इस्लामिक फाइनेंस का दुनिया में बूम आया हुआ है, खासतौर पे 2008 की रिसेशन के बाद तो इस पे बहुत लोगों की नजरें हैं। तो अगर हम उस पे लिखेंगे तो हमारी पब्लिकेशन भी बहुत आसान हो सकती है, बिकॉज ज़्यादातर लोग यहाँ पर रिसर्चर्स ही हैं और पेपर पब्लिकेशन में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, तो इसलिए यहाँ से मैं बात कर रहा था। इस्लामिक फाइनेंस के जर्नल कितने हैं? 124 इस्टेब्लिश रिकग्नाइज जर्नल मौजूद है हमारे पास, जिनमें हम लिख सकते हैं। लोग कहते हैं इस्लामिक फाइनेंस के जर्नल कम है, हालांकि हमारे पास 124 इस्टेब्लिश जर्नल मौजूद हैं, और ये सिर्फ डेडिकेटेड इस्लामिक फाइनेंस के हैं। अगर हम कन्वेंशनल फाइनेंस के और बैंकिंग जर्नल में भी लिखेंगे, वहां पर भी डोमेन तो होता है, तो वहां पर जिस तरह की ग्रीन इकोनॉमी पे लिखा जा सकता है, तो इसलिए इस्लामिक इकोनॉमी पे लिखा जा सकता है। अच्छा, अब हम अगली बात ये करते हैं कि लिंकिंग रिसर्च विद इंडस्ट्री। आई बिलीव, और ये हम अभी बात कर रहे थे फैकल्टी लॉन्च में, कि इंडस्ट्री को समझे बगैर कभी भी जो है ना आपकी रिसर्च अच्छी नहीं हो सकती। यानी अगर आपको इंडस्ट्री नहीं पता, आपने कभी ट्रेडिंग नहीं की और आप क्रिप्टो पे काम कर रहे हैं, आपने कभी जो है ना वो पूल मैनेजमेंट को देखा नहीं और पूल मैनेजमेंट पे आप थीसिस लिख रहे हैं, तो ये एक हवाई बात होगी, ये ख्याली वर्चुअल तो बात हो सकती है, ग्राउंड रियलिटी से आपकी चीज मैच नहीं होगी। तो फैकल्टी को भी और रिसर्चर्स को भी प्रैक्टिशनर होना चाहिए, तो कम से कम ये तो मालूम हो कि इंडस्ट्री जा कहाँ रही है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इस्लामिक फाइनेंस की इंडस्ट्री अभी कहाँ पहुंची है और कहाँ जा रही है। तो अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ देखें, तो इस्लामिक फाइनेंस 1963 में शुरू हुआ था। अगर आप देखें तो पहला इस्लामिक बैंक जो है वो इजिप्ट में बना था। अब ये एक रिसर्च का टॉपिक है, एक थीसिस है कि भाई वो इजिप्ट में 1963 में जो बैंक बना था वो क्यों फेल हो गया, आज उसका वजूद क्यों नहीं है। ठीक है, हम ये कहते हैं कि इस दुनिया का पहला इस्लामिक बैंक जो है दुबई इस्लामिक बैंक है, जो हमारे पाकिस्तान में भी है। वाई, वो इजिप्ट वाला कहाँ गया? तो हम ये केस स्टडी है, इस पर भी आप थीसिस कर सकते हैं। फिर अगर आप देखिए 1975 में दुबई इस्लामिक बैंक बना, 1975 में ही इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक बना। फिर आप इस्लामिक इंश्योरेंस जो है 1979 में आई। अब जब भी हम फाइनेंस की बात करते हैं, लोग इस्लामिक बैंकिंग की बात करते हैं, हालांकि जितनी इस्लामिक बैंकिंग पुरानी है उतनी इस्लामिक इंश्योरेंस भी पुरानी। 1975 में पहली इंश्योरेंस कंपनी सूडान में बन गई थी। फिर हम उसके बाद बात करते हैं कि ईरान ने 100% इस्लामिक बैंकिंग लेके आए। 1983 में मलेशिया ने इस्लामिक बैंकिंग एक्ट बनाया। हमारे पास अब तक इस्लामिक बैंकिंग एक्ट क्यों नहीं आया? पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग एक्ट बनने के लिए क्या करना होगा, ये पूरा पीएचडी का थीसिस है। फिर 90 में हमने एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईओफी, मैं इस पर बात करूंगा आईओफी क्या है। फिर 1990 में ही पहला सुकूक आ गया हमारे। अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि सुकूक क्या होता है, तो बहुत कम हाथ उठेंगे, लेकिन 1990 में, जिनमें से आप लोग बहुत से लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे, उस वक्त पहला सुकूक आ गया होगा। तो हमारा रिसर्चर जो है वो इंडस्ट्री से इतना दूर क्यों है? उसको क्यों नहीं पता कि दुनिया में क्या हो रहा है? 210 में अगर हम बात करें, इस्लामिक लिक्विडिटी मैनेजमेंट आ गया। ये बहुत बड़ा मसला है इस्लामिक बैंक का, उनके पास एक्सेस कैश होता है। अभी एक साहब ने इस पे पीएचडी कर रहे थे, मेरा इंटरव्यू किया कि लिक्विडिटी मैनेजमेंट कैसे होती है, तो उसके इस पर पूरा पीएचडी का थीसिस है उनका, इस पर काम कर रहे हैं। तो लिक्विडिटी मैनेजमेंट मलेशिया में कैसे हो रही है और पाकिस्तान में कैसे होनी चाहिए, ये पूरा थीसिस है। फिर आईएफएस भी बना 2002 में, ये एक और इदारा है। तो इन इदारों को हम जरा देखते हैं कि क्या होता है। अगर जो हजरत फिका से ताल्लुक रखते हैं, वो एक फिका का एक थीम होती है फिकुल मुकारिन। एनीवन नोज फिकुल मुकारिन? या प्लीज एक्सप्लेन। तमाम फिकी मसाइल को देखिए दरमियान से, हाँ, उनकी एनालाइज करना और उनमें कोई एक राय डेवलप करना। अब इसकी बहुत ही बेहतरीन मिसाल आईओफी है हमारे पास, कि अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये एक लॉ सेटिंग बॉडी है पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री की। तमाम बैंकों में जो लॉ चलते हैं वो इसी से स्टैंडर्ड से इसी के स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाता है। तो अगर हम देखें तो इसके 1990 से बनी है, इसके शरीयत स्टैंडर्ड्स होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं और गवर्निंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। और ये स्टैंडर्ड जो है फिर आपके मुल्क के जो रेगुलेटर होता है वो अडॉप्ट करता है। जैसे इनके बहुत से स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अडॉप्ट किए हुए, और आपके मुल्क का वो लॉ ऑफ द लैंड है, यानी उसको बाईपास करना ऐसा ही है जैसे कि पाकिस्तान के आइन को बाईपास करना। तो कोई भी बैंक उसके खिलाफ नहीं चल सकता। अब हम इन स्टैंडर्ड्स को हम देखेंगे, वो स्टैंडर्ड्स क्या हैं, कैसे उसमें
तमाम, अगर आपके देखें कि उसमें शरिया टीम, अगर आप देखें कि उसके अंदर शरिया स्कॉलर्स तमाम मुल्कों के हैं और तमाम मसालिक के हैं, इवन कि उन मसालिक के भी इसमें नुमाइंदगी होती है जिनका शायद हम नाम भी नहीं जानते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए एक फ़ख्र का जरिया है कि हमारे उस्ताद मुफ्ती तकी उस्मानी साहब उस शरिया के तमाम स्कॉलर्स के हेड हैं वहाँ पर, और उनकी ज़ेर निगरानी ये IOFI स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं। लेकिन ये पूरा एक PhD का टॉपिक है कि कैसे इस्लामिक बैंकिंग ने तमाम मसालिक को जमा किया और तमाम मसालिक के मुत्तफ़िक़ा एक कवानीन बन रहे हैं। हम ये कहते हैं कि मौलवी जमा नहीं होते, मौलवी ने तो जमा होकर आपको दिखा दिया कि वो किसी भी फील्ड में आप उनको डोमेन देंगे वो इत्तेफाक राय से कवानीन बना लेंगे। तो ये मेडिकल में क्यों मौलवी जमा नहीं हो सकते, फिर उसके बाद सियासत में क्यों जमा नहीं हो सकते, ये भी एक PhD का थीसिस है कि इस केस स्टडीज को पकड़ें और आप बताएं कि दूसरी जगह पे फिकुल मकारिन कैसे चल सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा इसके पूरी रिसर्चेस पब्लिश है कि IOFI के हर स्टैंडर्ड के पीछे वर्किंग क्या हुई है। फिर उसके बाद दूसरा इदारा है जो ज्यादातर गवर्नेंस की स्टैंडर्ड बनाता है, IFSB। ये मलेशिया के अंदर है और ये मलेशिया में बैठकर स्टैंडर्ड्स बनाता है, रेगुलेशन के, सेंट्रल बैंक के बनाता है, और गवर्निंग कि एक बैंक को कैसे चलना है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को कैसे चलना है, उसके लॉ बनाते हैं। तो ये भी एक केस स्टडी है। ये भी बहुत अहम बात है कि लोग इस्लामिक बैंकिंग को इस्लामिक फाइनेंस से सिनोनिम समझते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड में ये बता रहे हैं कि इस्लामिक फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ बैंकिंग नहीं है, बल्कि अगर आप देखें ग्लोबल इस्लामिक फाइनेंस इंडस्ट्री क्या है, इसके अंदर इस्लामिक बैंक भी हैं और इस्लामिक एसेट मैनेजमेंट भी है। इस्लामिक एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, सुकूक हैं, इस्लामिक लीजिंग कंपनीज हैं, यानी जो सिर्फ इजारा पे चीजें प्रोवाइड करती हैं। फिर अगर हम देखें मुजारबा कंपनीज है जहां पर लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 22 मुजारबा कंपनीज काम कर रही हैं, लेकिन हम ना उसमें जॉब के लिए अप्लाई करते हैं ना हम उस पर रिसर्च करते हैं। हालांकि पाकिस्तान में बैंकिंग, इस्लामिक बैंकिंग बाद में आई थी और मुजारबा कंपनीज पाकिस्तान में पहले आई थी, और पाकिस्तान जो है उसको लीडिंग है कि मुजारबा कंपनी सबसे पहले पाकिस्तान में आई है। तो हमने क्या उस पर केस स्टडी की, उस पर रिसर्च की। फिर इस्लामिक इंश्योरेंस कंपनीज हैं, तकाफुल कंपनीज हैं, उस पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये पूरी इकोसिस्टम है। अगर हम आगे देखें इस्लामिक फाइनेंस सेक्टर जो है बैंकिंग, कैपिटल मार्केट एंड तकाफुल, इन सब पे बिलीव करता है, इन सब पर मजमुआ है। तो हम सिर्फ बैंकिंग को फोकस ना करें, जैसे महबूब साहब बता रहे थे कि बैंकिंग में शायद उनके बकौल इतना स्कोप ना हो, लेकिन अगर उसको मान भी लें तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत सारे हैं जिन पे हम रिसर्च कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट आते हैं कि सर हमने डिग्री कर ली, अब हमें बैंक में लगा दें। सिर्फ बैंक में जॉब नहीं होती, बल्कि इस्लामिक फाइनेंस का बहुत ज्यादा सेक्टर्स हैं। तो मैं क्विकली थोड़ा सा आपको ये बताता हूँ कि अभी इंडस्ट्री कहाँ पहुंची है। तो अगर हम स्लाइड भी क्विकली थोड़ा चेंज कर लें तो हम टेबल 1 पे हैं कि इस्लामिक फाइनेंस सर्विस इंडस्ट्री स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये कहती है कि आपके पास दुनिया में कहाँ कहाँ इस्लामिक फाइनेंस आ गई है। तो हम देखते हैं कि इससे नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, कि इससे भी नेक्स्ट, कि गल्फ में जो है ना वो 52.4% इस्लामिक बैंकिंग का पार्ट पाया जाता है। मिडिल ईस्ट में 17 है, साउथ ईस्ट एशिया में 23 है, और अफ्रीका में हमें क्या नजर आ रहा है 2.1 है। तो एक रिसर्चर को यहाँ जो है ना एक क्लिक हो जाता है कि यार अफ्रीका में इस्लामिक फाइनेंस के डेवलप होने के बहुत मार्जिन है, और हमारे कुछ दोस्त हैं जो इस्लामिक फाइनेंस के लिए अफ्रीका में बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो क्या एक रिसर्चर के तौर पर मैं अफ्रीका की इकोनॉमी को समझूं, जैसे कि डॉक्टर महबूब भी बता रहे थे कि अफ्रीका की इकोनॉमी यूरोप की इकोनॉमी से ज्यादा ग्रो कर रही है। तो अगर वहाँ इकोनॉमी ग्रो हो रही है और वहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेटेड बहुत सारी कंट्रीज भी हैं, लेकिन इस्लामिक फाइनेंस वहाँ पर सिर्फ 2.1% है, तो कैसे वहाँ पर ग्रो होगी, उसके लिए मैं क्या प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकता हूँ, इस पर काम हो सकता है। फिर अगर हम ग्लोबल इस्लामिक बैंकिंग ग्रोथ देखें तो आप देखें कि इस्लामिक बैंकिंग के ग्रोथ के 7.2% के लिहाज से इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री ग्लोबली ग्रो कर रही है। तो आप इसको देखें कि बहुत तेजी से ग्रो होने वाली इंडस्ट्री है। फिर अगर हम कंट्री शेयर देखें तो अगली स्लाइड में हमने देखा कि कौन सी कंट्रीज में इस्लामिक बैंकिंग आ गई है। तो पहले आपको ईरान एंड सूडान 100% नजर आता है, फिर सऊदीया से शुरू होते हुए हम जाते किधर है, यूके पर। तो आप देखें कि एक बच्चा, एक स्टूडेंट अगर इस्लामिक बैंकिंग को पढ़ता है तो वो सिर्फ इस्लाम मुस्लिम ममालिक में उसको जॉब नहीं है, बल्कि उसकी रिसर्च का और उसकी डिग्री का स्कोप जो है नॉन मुस्लिम कंट्री में भी है। वहां पर आपको श्रीलंका भी नजर आ रही है, वहां पर आपको थाईलैंड भी नजर आ रहा है, तमाम ममालिक में। इवन आपको मालूम होगा कि यूके के अंदर सरकारी सतह पर सुकूक इशू हो रहे हैं, तो वहां पर स्कॉलर्स चाहिए, वहां पर भी रिसर्चर्स चाहिए।
तो हर मुल्क में आपकी डिमांड है अगर आप इक्विप्ड हैं इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस की नॉलेज के साथ। अब थोड़ा सा अपने मदरलैंड पे और अपने मुल्क पे आते हैं कि भाई पाकिस्तान में क्या हाल है इस्लामिक फाइनेंस का। तो पाकिस्तान एक मैं कहूँगा सुनहरे दौर से गुजर रहा है। बाकी चीज़ों में तो आपको लगता होगा कि माशी तौर पर हम थोड़े से अच्छे हालात में नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ जो स्टूडेंट पीएचडी में एमफिल में पहुंच गया है 2024 में, वो इतना लकी है कि आज से पहले भी कोई इतना लकी नहीं था और आज के बाद भी शायद इतना कोई लकी नहीं होगा। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में पूरी इकॉनमी, सिर्फ बैंकिंग नहीं, सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर नहीं, पूरी इकॉनमी कन्वर्ट हो रही है इस्लामिक की तरफ। और फेडरल शरीयत कोर्ट का जजमेंट आ गई है, और ये सिर्फ जजमेंट बड़ा जजमेंट नहीं है, बल्कि आप देखें ये बाइंडिंग है। और इसमें उन्होंने 5 साल दिए हैं, 2028 में पूरे मुल्क ने इस्लामिक में कन्वर्ट होना है। अगर आप देखें तो जितने भी बैंक हैं वो कन्वर्ट होंगे, जितने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं वो कन्वर्ट होंगे, जितने जो है वो इकॉनमी के अदर सेक्टर्स हैं उन्होंने भी कन्वर्ट होना है। और उस कन्वर्जन के लिए मैं आपको बताऊंगा कि स्टेट बैंक की सतह पर भी बहुत ही ट्रेमेंडस काम हो रहा है और एसईसीबी की लेवल पे भी बहुत काम हो रहा है। तो जब काम इतना ज्यादा हो रहा है तो उसमें न्यू आइडियाज की कितनी जरूरत होगी, नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, कन्वर्जन के नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। आपके सामने अभी पूरा फैसल बैंक कन्वर्ट हुआ, अब उसके अंदर क्या चैलेंजेस थे फ्रॉम सीईओ लेवल से लेकर नीचे ब्रांच लेवल तक, क्या चैलेंजेस थे वो केस स्टडी है, उस पर क्यों पीएचडी नहीं हो रहा, और डाटा सारा अवेलेबल है, लिस्टेड कंपनी है। फिर उसके बाद कितने बैंकों ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है, आप सोशल मीडिया देखें कि हम कन्वर्ट होने जा रहे हैं और अपना कन्वर्जन प्लान। अभी कुछ दिनों पहले स्टेट बैंक ने तमाम बैंकों को लेटर लिखा है, सोशल मीडिया पे अवेलेबल है कि आप अपना कन्वर्जन प्लान दें, कब आप इस्लामिक पूरे बनेंगे। तो अब कुछ सालों बाद कोई आपको कन्वेंशनल बैंक या सूदी बैंक नजर नहीं आएगा। तो जो इंडस्ट्री खत्म हो रही है उस पर हम रिसर्च कर रहे हैं, और जो इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी उस पर रिसर्च नहीं कर रहे। तो कौन कहता है इस्लामिक बैंकिंग में डोमेन नहीं है? इस्लामिक बैंकिंग ही डोमेन है। अगर हम देखेंगे फेडरल शरीयत कोर्ट ने रिमार्क किया है कि रिबा जो है वो हराम है और एलिमिनेशन ऑफ रिबा को इकोनॉमिक सिस्टम से करना होगा, और जो भी बैंक लोन ले रहा है वो अगर उस पर एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहा है तो सूद है। ये 250 पेज की जजमेंट है, इसके अंदर रिबा से मुतल्लिक इतना बेहतरीन लिटरेचर रिव्यू है जो आपको किसी और रिसर्च पेपर में भी शायद नहीं मिलेगा। तो अगर कोई बंदा इस्लामिक बैंकिंग में काम कर रहा है, उसने जजमेंट नहीं पढ़ा, तो इसने बहुत बड़ा लिटरेचर को लूज कर दिया है। तो ये जजमेंट पढ़ना भी फर्ज है अगर कोई इस्लामिक बैंकिंग में काम करना चाह रहा है। फिर फेडरल शरीयत कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि जो है ना 5 साल के अंदर पूरे मुल्क को आपने इस्लामिक करना है, यानी इकोनॉमिक सिस्टम को इस्लामिक करना है। तो अगर हम देखें कि इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम को लेके आना है तो हम अभी खड़े हुए कहाँ हैं, क्या स्टेटस है। तो अगली स्लाइड में मैंने ये बात की है कि इस्लामिक बैंकिंग का शेयर कितना है। तो अगर आप थोड़ा सा ही देखें आगे स्लाइड पे कि अभी आपको प्लीज थोड़ा क्विकली अगली स्लाइड हम देखें कि देखिए ये अभी ये स्टेट बैंक का एक बुलेटिन होता है। देखिए जैसे हम बात कर रहे थे, हमारे वराई साहब ने भी ऑथेंटिक सोर्सेज की बात की, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा ऑथेंटिक सोर्स है कि क्वार्टरली रिव्यू निकलता है स्टेट बैंक की तरफ से ऑफिशियली, इस्लामिक बैंकिंग बुलेटिन, और उसमें पूरी इंडस्ट्री का डाटा मौजूद होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि बैंकिंग का डाटा मौजूद नहीं है, बैंकिंग का पूरा डाटा मौजूद होता है। वहीं से मैंने एक्सट्रैक्ट लिया है, ये लेटेस्ट जो है सितंबर 23 का ये पब्लिश है, जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि इस्लामिक बैंकिंग 19.6% तक पहुंच गई है, यानी गोया कि 20% आपकी इस्लामिक बैंकिंग हो चुकी है। अब सवाल ये कि अगर 20% इस्लामिक बैंकिंग हुई है तो ब्रांचेस कितनी है हमारे पास, कोई बताएगा देखकर कितनी ब्रांचेस हैं? नजर आ रहा है ना, आई सेट तो ठीक है सबकी, क्लियर है। 4,500 के करीब है ब्रांचेस ना, तो 20% में हमारे पास 4,500 ब्रांचेस हैं, तो 100% में कितनी ब्रांचेस चाहिए होंगी? ऑब्वियसली हमें इसका 4 टाइम ज्यादा चाहिए होगा। जब 4 टाइम ज्यादा चाहिए होगा तो हर ब्रांच में अगर हम 7 का स्टाफ लगाएं तो फिर स्टाफ कितना चाहिए होगा, उसकी ट्रेनिंग कितनी चाहिए होगी, उसकी ट्रेनिंग कौन करेगा? आप लोग करेंगे। अब उसमें जब हमें एक सारी ब्रांचेस इस्लामिक हो जाएंगी तो वहां पर वो सारी प्रोडक्ट चाहिए होंगी जो एक सूदी बैंक में होती हैं, तो वो प्रोडक्ट कौन डेवलप करेगा? वो रिसर्चर डेवलप करेंगे। नई प्रोडक्ट्स में काम कौन करेगा? मलेशिया में काम क्या हो रहा है, इंडोनेशिया में काम क्या हो रहा है, तो वो कौन काम करेगा?
रिसर्चर्स ने काम करना है, एडमिशन ने काम करना है, तो हमें इंडस्ट्री की नीड का तो पता हो कि 4 गुना इंडस्ट्री, देखिए ये इंडस्ट्री पहुंची है 2002 से, तो 22 साल में इंडस्ट्री 20% में पहुंची और 3 साल में हमने कहां पहुंचानी है 100% पे। तो जो 22 साल में काम हुआ है उससे कहीं ज्यादा काम हमें 3 सालों में करना होगा। अच्छा, इस्लामिक फाइनेंस को हम देखते हैं कि एसईसी पे क्या काम कर रही है। एसईसी के तहत आता है, बैंक जो आते हैं वो स्टेट बैंक के तहत आते हैं और जो नॉन बैंकिंग होते हैं वो किसके आते हैं, एसईसीपी के तहत आते हैं। अगर आप देखें कि आपका पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है जहां पर शेयर्स इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो टोटल उसकी भी शरिया कंप्लाइंस है। अभी विराज साहब जो है वो ट्रेडिंग देख रहे थे, तो मैंने बात देखी कि उसमें भी इस्लाम, अगर लोग कहते हैं हम कहाँ इन्वेस्ट करें, अभी तक लोगों को ये नहीं पता कि स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर सकने के वैल्यू भी है और 66% जो है ना स्टॉक एक्सचेंज में जितने शेयर्स हैं वो शरिया कंप्लाइंट है। अब उसके शरिया कंप्लायंस का मैकेनिज्म क्या होता है, उसका इंडेक्स क्या होता है, ये सीखना है और इस पर आप रिसर्च कर सकते हैं। इसकी तरह पेंशन है, आप सब लोगों की जो पेंशन होती है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होती है, तो मुल्क में जो पेंशन के जो हमारे स्कीम्स हैं वो हमारे पास जो है वो 66% इस्लामिक हैं। फिर इसके अलावा म्यूचुअल फंड होते हैं जहां पर अपनी सेविंग आप लगाते हैं, तो 63% हमारे म्यूचुअल फंड और 48% हमारे म्यूचुअल फंड इस्लामिक हैं। तकाफुल कंपनीज 11% है। देखिए अब तो हम कोई गाड़ी भी नहीं चला सकते, कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं हमें तकाफुल की कवरेज की जरूरत होती है, तो जब नीड है लेकिन अभी 11% पे पहुंची है, तो ये 100% में कैसे होगी, कैसे इसकी अवेयरनेस करनी है, ये एक रिसर्च है। मुजारबा कंपनीज है, मैंने कहा था 23 लिस्टेड मुजारबा कंपनीज हैं जिनका पोर्टफोलियो 18 बिलियन से ज्यादा है, उसमें क्या मजीद जरूरत है, वो कैसे प्रॉफिटेबल हो जाए। फिर शरिया एडवाइजर्स मौजूद हैं। फिर उसके बाद हम इसी को थोड़ा ब्रेकअप हम आगे देख रहे हैं कि हमारे पास म्यूचुअल फंड्स मौजूद हैं, पेंशन फंड मौजूद हैं। थोड़ा सा इंटरेस्टिंगली अगर आप आगे देखें, मैं कुछ क्विकली कुछ फैक्ट्स एंड फिगर देके अपनी बात को कंक्लूड करना चाहूंगा कि प्लीज आगे प्लीज नेक्स्ट। ये देखिए हमारे मुल्क में इस्लामिक बैंकिंग तो 20% है, लेकिन हाउस फाइनेंसिंग हमारे मुल्क में 59% इस्लामिक है। तो ये केस स्टडी है कि वाई पाकिस्तान में हाउस फाइनेंसिंग इस्लामिक में इतनी पॉपुलर क्यों हो गई। मैं नाम नहीं लेता, कुछ बड़े बैंकों ने डिसाइड किया हुआ है कि अगरचे हमारे पास सूदी हाउस फाइनेंसिंग मौजूद है लेकिन हम नहीं देंगे, क्यों, उनको इस्लामिक में भी फायदा है। तो इस्लामिक में वो क्या वैल्यू एडिशन है जो बैंकों को भी अच्छा लग रहा है और कस्टमर को भी अच्छा लग रहा है। और हमारे मुल्क में 20% ऑफ इस्लामिक बैंक जो है वो 60% ऑफ हाउस फाइनेंसिंग कर रहे हैं। ये केस स्टडी है, इसको समझने की जरूरत है। फिर दूसरी जगह पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, फिर कार फाइनेंसिंग हमारे पास 38% है। फिर सुकूक है, आप अगर आप पीछे आगे जाए, सुकूक सिर्फ 2000 अगर आप बात करें 2020 में 761 बिलियन के सुकूक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इशू किए हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कितने बड़े पैमाने पर इस्लामिक बॉन्ड्स इशू कर रहा है, तो सुकूक की नई जरूरत कितनी है। अब देखें गवर्नमेंट जो होती है वो आवाम से भी पैसे लेती है और बाहर से भी पैसे लेती है। हम लोग आईएमएफ को तो जानते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की बहुत बड़ी बोरिंग जो है ना आवाम से भी होती है, पब्लिक बोरिंग जिसको हम कहते हैं। अब उसके लिए जो टूल है ना वो सुकूक है। अब जब 3 साल में पूरा इस्लामिक इकोनॉमी होगी तो जो हुकूमत पाकिस्तान होगी वो बॉन्ड तो इशू नहीं कर सकेगी। अब उसने सारे के सारे सुकूक इशू करने होंगे, तो कितने किस्म के सुकूक चाहिए होंगे कि पाकिस्तान की हुकूमत की तमाम नीड्स पूरी हो जाए। अब उसके लिए रिसर्चर को काम करना पड़ेगा कि कैसे सुकूक इशू होंगे। फिर अगर हम बात करते हैं, बहुत से लोग कंफ्यूजन का शिकार होते हैं कि स्टेट बैंक तो सारा सूदी है। नहीं, स्टेट बैंक के अंदर 2 डिपार्टमेंट हैं जो इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस को कर रहे हैं, इस्लामिक फाइनेंस पॉलिसी डिपार्टमेंट, इस्लामिक फाइनेंस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। अब इन डिपार्टमेंट ने अब तक क्या लॉ बनाए हैं, उनकी एप्लीकेशन क्या है, उनका मलेशिया से कंपैरेटिव एनालिसिस क्या है, ये पीएचडी का थीसिस है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली मैं आपको एक चीज बताऊं कि स्टेट बैंक ने एक रिसर्च सर्वे किया था, इसको आप वराई साहब देखेंगे कि इन्होंने 1000 का सैंपल लिया था, ठीक है, और इन्होंने ये एनालाइज किया कि हमारे मुल्क में, जिसको कहते हैं नॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट जो उन्होंने किया था इन प्रैक्टिस टेस्ट, कि हमारे मुल्क में कितने लोगों की चाहत है इस्लामिक बैंकिंग। तो अगर आप देखेंगे तो 74% लोगों ने कहा था कि हम सूदी बैंक से इस्लामिक बैंक में जाना चाहते हैं, लेकिन हैं कितने अभी, कितने हैं, 20% है ना। तो ये भी तो एक रिसर्च क्वेश्चन है कि जब लोग जाना चाहते हैं 74%, आए में अभी तक 20% है, तो क्या रीजन है, ये बाकी 54% कहाँ है, वो क्यों नहीं आ रहे। तो हमें देखना होगा कि इस्लामिक बैंकिंग का परसेप्शन क्या खराब तो नहीं हो गया,
कोई अवेयरनेस का मसला तो नहीं, इस पर रिसर्च हो सकती है। फिर अगला आप देखें, इस्लामिक बैंकिंग के बारे में स्टेट बैंक ने एक अपना 5 ईयर प्लान शो किया है, उसके अंदर उसने अपनी विजन बताया है। अब उसको देखें कि 10% वो कह रहा है कि मैं एसएमईज में आऊंगा, 8% एग्रीकल्चर में आऊंगा। आपका मुल्क क्या है? एग्रीकल्चर बैंक है ना, एग्रीकल्चर कंट्री है, मैं एक एग्रीकल्चर बैंक से ताल्लुक रखता हूँ। तो एग्रीकल्चर में इस्लामिक फाइनेंस की प्रोडक्ट क्यों नहीं है? अगर आप देखेंगे अभी हमारे पास चंद 1-2% ही इस्लामिक बैंकिंग, इस्लामिक फाइनेंस मौजूद है एग्रीकल्चर की। तो इस्लाम एग्रीकल्चर में वो क्या इश्यूज है? मैं 6 साल से एग्रीकल्चर बैंक में काम कर रहा हूँ, हमें पता है कि रियल चैलेंजेस क्या है, किसान की साइकी क्या है, हमारे मुल्क में लैंडलॉर्ड कैसे काम करते हैं। अब उसको ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए आपका थीसिस होगा तो वो बहुत एक्सेप्ट होगा इंटरनेशनल लेवल पे। अच्छा, मैं थोड़ा सा टाइम थोड़ा कम है तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा मॉडर्न टॉपिक्स पे आ जाऊँ। इस्लामिक फाइनेंस में तो पूरी स्लाइड्स मौजूद है, आप उसको देखते रहिएगा, और मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने अभी इतना तो कम से कम अंदाजा हो गया होगा कि बहुत नीड है इसमें। तो अगर आगे हम चलें, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप 5-10 स्लाइड थोड़ा आगे करें। मुझे लगा था कि शायद ज्यादा टाइम मिलेगा तो मैंने कुछ स्लाइड्स ज्यादा बना ली थी यहाँ पर। अच्छा, टॉपिक थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं, फ्यूचर रिसर्च इन इस्लामिक फाइनेंस। ये तो वो सारे ट्रेडिशनल टॉपिक थे, जो देसी टॉपिक थे, जो हम पिछले 5-10 साल से पढ़ रहे हैं। शायद कुछ लोगों के लिए नए हो, लेकिन जो रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए अब तक के सारे टॉपिक पुराने थे। अब नया क्या इसमें जरूरत है, थोड़ा सा मैं इशारा करते हुए जाऊंगा कि अगर आप देखें तो प्लीज थोड़ा सा आगे प्लीज। हम जिस दौर में जी रहे हैं ना, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, 4.0 है, सही जी। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो 2015 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर ये टर्म आई थी। अब इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर ब्लॉकचेन आती है, इसमें डाटा एनालिटिक्स आता है, डीप लर्निंग आती है, एआई आती है, 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजीज आती है, क्वांटम कंप्यूटिंग आती है, इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इसमें एपीआईज हैं। अब ये सारी चीजें जो है ना, इसके अंदर फाइनेंस आ रही है, और इसको मिला के हम क्या कहते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप देखें, इस्लामिक फिनटेक। तो फ्यूचर किसका है? इस्लामिक फिनटेक का, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी का मिलाप। अब इसके अंदर हमें क्या जरूरत होगी कि हमें फाइनेंस भी समझनी होगी और टेक्नोलॉजी भी समझनी होगी, और इसकी मिलाप से जो प्रोडक्ट बनेगी वो प्रोडक्ट भी शरिया कंप्लाइंट हो, और उसके बाद उसका यूज है वो भी शरिया कंप्लाइंट हो, और उसका उसके ऊपर रेगुलेशन भी हो। अब देखिए, हमारे पास क्रिप्टो पे एक सवाल आता है कि भाई क्रिप्टो करेंसी जायज है ना जायज है। इस पर बहुत बड़ा फैक्टर ये भी डिपेंड करता है कि आपके मुल्क में क्रिप्टो इस्तेमाल करना अलाउ भी है कि नहीं अलाउ। तो इसके लिए जो लॉ चाहिए वो लॉ कहता है रेगटेक, और इसके ऊपर एक पूरी एससीसीपी के डायरेक्टर साहब की पूरा वेबिनार मौजूद है कि रेगटेक की कितनी जरूरत है हमारे मुल्क में। तो क्यों ना बहरिया यूनिवर्सिटी मिलकर रेगटेक की एक मॉडल बनाए कि भाई इस्लामिक फिनटेक को रेगुलेट करने के लिए ये कानून होना चाहिए, क्रिप्टो को रेगुलेट करने के लिए ये कानून होना चाहिए। अगर आप देखें तो थोड़ा सा मैं ये बताऊं कि इस्लामिक फिनटेक में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अब देखें, बीएनपीएल है एक प्रोडक्ट का, मैं नाम लेता हूं सिंपल। बीएनपीएल किसको कहते हैं? किसी के जहन में आइडिया है? बाय नाउ पे लेटर। यानी सिंपल सा काम ये है कि आप अगर एक दुकान पे पहुंचे, और ये यहाँ पर कॉमन नहीं है, लेकिन बाहर के ममालिक में बहुत कॉमन है। आप एक दुकान पे पहुंचे, आपको वहां पर जो है ना, मिसाल के तौर पर इवन कि आपको सब्जी खरीदनी है और आपकी जेब में पैसे नहीं है, तो आप एक ऐप पे जाएंगे, बीएनपीएल की एक ऐप पे जाएंगे, वहां पर आप उस मर्चेंडाइज का नाम देखेंगे कि भाई ये सब्जी वाला उसमें मौजूद है। आप वहां पर बताएंगे कि मुझे इतने की सब्जी खरीदनी है, वो आप वहां क्लिक करेंगे, वो आपको पेमेंट करने के बजाय डायरेक्ट मर्चेंडाइजर को पेमेंट कर देगा, और आप किस्तों में आहिस्ता आहिस्ता उसकी पेमेंट करते रहेंगे। ये बहुत कॉमन है दुनिया में। दुनिया में लोग कैश लेके नहीं फिरते, लेकिन हमारे यहाँ भी इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। अभी अल्फला बैंक ने पहला शरिया कंप्लाइंट, पहला मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने प्राउडली उसको बीएनपीएल की प्रोडक्ट लॉन्च की है। इसके अलावा दूसरी किस बाजार है और दूसरी कंपनीज है जो बीएनपीएल की प्रोडक्ट लेके आ रही है, जैज, टेलीनॉर कंपनी, ये बीएनपीएल की प्रोडक्ट लेके आ रही है। अब बीएनपीएल के ऊपर इतना शरिया का लिटरेचर मौजूद है कि जायज है ना जायज है। इस पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इस्लामिक फाइनेंस का एक मीटिंग हुई है कि बीएनपीएल जायज है ना जायज है। अब इस पर हम काम कर सकते हैं, इस पर थीसिस लिख सकते हैं, बीएनपीएल की शरिया कंप्लायंस पे पूरा पीएचडी का थीसिस हो सकता है। फिर अगर आप इस्लामिक फिनटेक में अगर आप देखें कि स्टार्टअप्स आ रहे हैं, इसमें क्राउड फंडिंग है। हमारे मदारिस को फंडिंग की जरूरत होती है, बहुत सारे रिफाई इदारों को फंडिंग की जरूरत होती है। अब क्राउड फंडिंग है,
उसमें आप बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं कि क्राउड फंडिंग के जरिए ज़कात देने के क्या मसाइल होंगे, क्राउड फंडिंग के जरिए आपके जो है फितरा अदा हुआ कि नहीं अदा होगा, क्राउड फंडिंग के बहुत से मसाइल हो सकते हैं, तो उसको आप देखें। रोबो एडवाइजरी, अच्छा एक बहुत बड़ा मसला आ रहा है कि रोबो एडवाइजरी, आप चैट जीपीटी से लिखें कि ये मसला जायज़ है ना जायज़ है, वो आपको जवाब देगा। तो क्या शरीय एडवाइजर्स हम जो हैं, क्या हमारी जॉब खत्म हो जाएगी? अब लोग जो है वो रोबोट खड़ा करके उसकी शरीय एडवाइजरी लेंगे। ये पूरा टॉपिक है कि रोबो एडवाइजरी की कहाँ जरूरत है कहाँ नहीं है। तो एआई के बारे में जो लोग कहते हैं ना कि एआई जॉब खा जाएगा, मैं सिंपल एक जुमला कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि एआई जॉब नहीं खाएगा। एआई सिर्फ उन लोगों की जॉब खाएगा जो एआई नहीं जानते, और एआई नहीं खाएगा, एआई नहीं खाएगा आपकी जॉब, वो आदमी आपकी जॉब खा जाएगा जो एआई जानता है। तो आदमी ही आपकी जॉब खाएगा, ठीक है जी। तो इसलिए अगर हमें फाइनेंस में आना है तो हमें एआई समझना होगा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं मिसाल के तौर पर ये गिलास खरीदना है, तो औरंगजेब साहब ने, ओबराय साहब ने, एक ने इसको बेचा होगा, एक ने खरीदा होगा, ठीक है। अगर ये गिलास में कोई खराबी होगी तो कौन जिम्मेदार होगा? बेचने वाला जिम्मेदार होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है, इधर भी एआई होता है, इधर भी एआई होता है, ठीक है। इधर भी जो है ना वो बॉट होता है, इधर भी बॉट होता है, वो सेल परचेज कर रहे हैं, आप सो रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस ऐप का जामिन कौन होगा, ये ख्यालात किसको मिलेंगे? दोनों तरफ इंसान नहीं है, तो अब इसमें क्या मसाइल होंगे, अब इसकी क्या हैसियत होगी? फुकाए किराम तो कहते आ रहे थे कि दो तरफ इंसान होने चाहिए और वो बालिग होना चाहिए। अब हम क्या देखेंगे, एआई बालिग है कि ना बालिग, ये मसला देखेंगे हम। तो इसमें फुकाए किराम कलाम करें कि भाई क्या गैर इंसान भी अक्द कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये पूरा शरिया का टॉपिक है। तो बहरहाल हम सिर्फ ये देख लेते हैं आगे थोड़ी प्लीज कि ये आप, हाँ ये स्लाइड देख लें प्लीज, बस ये देख लें कि इस्लामिक फिनटेक का हब कितना है। आप समझ लोगे पाकिस्तान में इस्लामिक फिनटेक नहीं है। पाकिस्तान में आपके पास कितनी फिनटेक आ चुकी है? 5 बिलियन की फिनटेक तो आ चुकी है, और 2025 में 5.28 बिलियन की हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो फिनटेक पाकिस्तान में आ चुका है और ये प्रॉमिसिंग हब बन रहा है फिनटेक का। पेमेंट चैनल्स हैं, तो पहले आप इजी पैसा से करते थे, अब और चैनल्स आ रहे हैं। तो क्या इसमें क्या शरिया इश्यूज होंगे पेमेंट पैटर्न के अंदर? तो ये हम इस पे काम कर सकते हैं। तो खैर हमने कुछ कंपनीज के नाम भी मेंशन किए, कौन सी कंपनीज फिनटेक पे काम कर रही हैं और फाइनेंस का इकोसिस्टम क्या है, कुछ कंपनीज हैं। प्लीज बस लास्ट स्लाइड पे आ जाए। अच्छा एक मिनट, हाँ इससे पहले वाली स्लाइड देखिएगा। ये मैं एक बात कर रहा हूँ कि यूएनओ ने, आपको जानते होंगे कि यूएनओ ने क्या किया है, एसडीजीज जो अनाउंस किए ना। दुनिया में एसडीजीज कितनी है, कितनी अनाउंस किए हैं? 17 ना। तो अब इन एसडीजीज में हम देखें कि क्या ये मकासद शरिया के मुआफिक हैं कि नहीं है। स्टेट बैंक ने पूरा इस पे एक सेमिनार किया था इस्लामाबाद में, आईएफएसबी के साथ मिलकर, मैं भी उसमें शरीक हुआ था, सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर क्या एसडीजीज शरिया कंप्लाइंट हैं कि नहीं है, क्या ये मकासद के मुआफिक हैं कि नहीं है। और उसमें सारे स्कॉलर्स का तकरीबन सबका कहना ये था कि ये शरिया कंप्लाइंट है। तो इस पे थीसिस हो सकता है कि मकासद शरिया तो इस्लाम ने बहुत पहले दिए थे, एसडीजीज तो बाद में आई हैं। दुनिया अब कह रही है एसडीजीज पे चलना है, लेकिन मकासद शरिया तो उससे पहले आ चुके थे। तो मकासद शरिया का कंपैरेटिव एनालिसिस विद एसडीजीज, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे काम हो रहा है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस कोड पे मैं इस आयत पे मैं अपनी बात का इख्तिताम करूंगा कि कुरान करीम ने कहा व अम्मा मा यनफउन नास फयमकुसु फिल अर्ज़, कि जो चीज लोगों के लिए नफा बख्श होगी वो दुनिया की सतह पर रहेगी, और जो चीज बेनिफिशियल नहीं होगी वो क्या हो जाएगी, गायब। आपकी रिसर्च अगर डिग्री के लिए होगी तो कोई भी नहीं जानेगा कि किसने कब क्या रिसर्च की थी, लेकिन आपकी रिसर्च अगर उम्मत के नफा के लिए होगी, उम्मत की रिवाइवल के लिए होगी, खैरुन नास मयनफउन नास बनने के लिए होगी, तो फिर ये आप देखिए ना, जब अल्लामा नववी रहमतुल्लाह अलैह हाफिज इब्न हजर तहकीक कर रहे थे, उस वक्त उनके भी तो क्लास फेलोज तहकीक कर रहे होंगे ना, लेकिन आज उनको कोई जानता है? तो आज बैरियर यूनिवर्सिटी में अगर 25 रिसर्चर्स हैं, तो आज से 600 साल बाद उनमें से इनको कौन जानता होगा? जो उम्मत के नफे के लिए काम कर रहा होगा, जो रिसर्च कर रहा होगा, जो बराए डिग्री काम नहीं कर रहा होगा। तो प्लीज इस बात पर गौर कीजिएगा कि रियल इम्पैक्ट पे काम करें, इम्पैक्ट फैक्टर के लिए काम ना करें। यहीं पे मैं अपनी बात को इख्तिताम करता हूँ। थैंक यू ऑल।